वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। अमृत आनंद अध्ययन एकेडमी के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। क्लास 10 के वीडियोस अपलोड करने के बाद क्लास 11 के बच्चे बार बार मैसेज कर रहे थे, बार बार पूछ रहे थे कि सर हम लोगों का वीडियो कब अपलोड होना है। तो आज का ये लेक्चर 1 क्लास 11 के लिए ही है। हालांकि इससे क्लास 10 वाले बच्चों को भी काफी फायदा होगा, क्योंकि इस वाले लेक्चर में हम क्लास 10 के ही सभी बेसिक्स और फंडामेंटल बातों को ओवरव्यू कराने वाले हैं। तो ये दोनों के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट होगा, चाहे वो बच्चा क्लास 10 का हो चाहे 11 का हो। पर हाँ, इसमें कुछ ऐसी बातें जरूर होंगी जो कि क्लास 10 से ही डिराइव होकर निकलेगा, तो जब वहां पर हम लोग पढ़े थे वहीं से रिलेटेड होगा। पर कुछ चीजें ऐसी होंगी जो जिसका हम लोग काफी ज्यादा यूज क्लास 11 में करेंगे। तो क्लास 11 वाले बच्चे थोड़ा काफी ध्यान से इसको देखें, और 10th वाले बच्चों को भी तो इससे फायदा होगा ही। इसके जस्ट बाद लेक्चर 2 का जो वीडियो अपलोड होगा उसमें हम लोग ट्रिगोनोमेट्री का जो सबसे पहला चैप्टर है, द फर्स्ट वन चैप्टर मेजरमेंट ऑफ एंगल, है ना, एक्सरसाइज 3.1 से शुरू होता है एनसीईआरटी में, उसका कंप्लीट इंट्रोडक्शन देखेंगे हम लोग। और उसके बाद एक्सरसाइज का जो सॉल्यूशन होगा एक्सरसाइज 3.1 का, उसको हम लोग इजीली करेंगे। तो स्टार्ट यहां से करते हैं हम लोग, ताकि कहीं भी कोई दिक्कत ना हो जाए आगे चलकर। तो जैसा कि नाम से स्पष्ट चैप्टर है ना, ट्रिगोनोमेट्री, है ना, व्हिच मेड्स फ्रॉम ट्राइगोनमेट्री, है ना। द मीनिंग ऑफ ट्राई 3, है ना, ट्राई मींस 3, गॉन मींस साइड्स, और मेट्री मींस मेजरमेंट, है ना। दैट मींस क्या हुआ कि द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स व्हिच स्टेट्स द मेजरमेंट ऑफ रिलेशन, व्हिच स्टेट्स द रिलेशन बिटवीन मेजरमेंट्स ऑफ थ्री साइड्स ऑफ एनी ज्योमेट्रिकल फिगर, है ना, इज नोन एज ट्रिगोनोमेट्री। हालांकि देखो इसको ऐसे डिफाइन करना बहुत ही एप्रोप्रिएट नहीं होगा, पर हम इसको समझने के लिए ऐसा कह देते हैं कि हाँ, वैसा टॉपिक ना, गणित की वैसी शाखा जो हमें क्या करती है, तीन भुजाओं के मापन के संबंध में अध्ययन कराती है ना। तो तीन भुजाओं का मतलब आप समझ चुके हैं, क्लास 10 में हम लोगों ने देखा था, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ट्रिगोनोमेट्री पढ़ा था। तीन भुजा का मतलब त्रिभुज ही होगा। तो हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल के लिए इस ट्रिगोनोमेट्री को क्लास 10 में बहुत अच्छे तरीके से देख लिए थे। तो इसको थोड़ा सा हम लोग ओवरव्यू करते हैं यहाँ से। जैसे मान लीजिए ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल है हमारा, तो इसका एक कोण 90 डिग्री हो गया, है ना। सबसे पहली बात आती है कि हम लोग इसका नेमिंग कैसे करेंगे, है ना। तो जैसे कि आप ऑर्डर में लिखते हैं ABC, तो A, ठीक है। उसके बाद B कहाँ लिखना चाहिए, यहाँ लिखे या यहाँ लिखे, है ना, ये एक सवाल है। तो जनरली हम लोग कभी भी जो नेमिंग करते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज करते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है ना। अगर कोई कंडीशन ना दिया हो तो A इधर होगा, B यहाँ पे होगा, और ये वाला C होगा, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम लोग नेमिंग करेंगे। तो ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसके साइड्स की, है ना। एक राइट एंगल ट्रायंगल में कौन कौन सी भुजाएं क्या क्या कहलाती है। तो इसकी जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है, जो सबसे लंबी भुजा, ये लॉन्गेस्ट साइड, ये कहलाती है हाइपोटेन्यूस, जिसको हम लोग H से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। अब बाकी की जो दो साइड्स बच गई ना, एक परपेंडिकुलर और एक बेस, तो वो डेफिनिट नहीं होती है, वो कांस्टेंट नहीं होती है। ऐसा नहीं कि यही वाला परपेंडिकुलर होगा और यही वाला बेस होगा हमेशा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो एंगल के रिस्पेक्ट में वैरी करता रहता है, चेंज होता रहता है। जैसे आप समझ सकते हैं कि अगर ये वाला एंगल है ना, अगर ये वाली एंगल हो, है ना, थीटा, और इस एंगल के रिस्पेक्ट में अगर हम देख रहे हो, इस एंगल के रिस्पेक्ट में, इस थीटा एंगल के रिस्पेक्ट में अगर हम देख रहे हो, तो इसके सामने वाला ये जो अपोजिट साइड होगा ना, ये बनेगा परपेंडिकुलर, ये बन जाएगा परपेंडिकुलर, ठीक है। और जो एडजेसेंट साइड होगी ना इस एंगल की, जैसे देखिए अभी हम बता रहे हैं, सामने वाली क्या बनती है, परपेंडिकुलर। तो इसको ऐसे लिख लेते हैं, क्योंकि शायद हो सकता है वीडियो में कट जाए। और ये जो हमारा बन जाएगा, ये बन जाएगा बेस, जो इसकी एडजेसेंट साइड होगी। इस एंगल के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, तो इसका एडजेसेंट साइड, है ना, निकटवर्ती भुजा, यहां से सी से लगी हुई भुजा, ये बेस हो जाएगी। तो हमेशा ऑपोजिट साइड, जिस एंगल के रिस्पेक्ट में देख रहे हो, इस एंगल के रिस्पेक्ट में देख रहे हो, तो इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर होगा, और इसका जो एडजेसेंट साइड होगा ये हमारा बेस होगा। ठीक है, मतलब फिगर पर इसी फिगर को अगर हम यहां पर देखें, ऐसे करके देखिएगा, लॉन्गेस्ट साइड विल बी H, दैट मींस हाइपोटेन्यूस, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर इस बार इस एंगल के रिस्पेक्ट में देखना हुआ, है ना, इस एंगल के रिस्पेक्ट में अगर देखना हुआ, तो क्या होगा। मान लो ये हमारा थीटा है, ये तो 90 डिग्री है, चलो ठीक। तो इसके सामने ये वाली जो अपोजिट साइड होगी ना, ये हो जाएगी परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा, बेस। एडजेसेंट साइड एक है, साथ सटी हुई ये जो भुजा है एडजेसेंट साइड, ये हो जाएगा हमारा बेस। तो यहां पर हम बात कर लिए
कि कैसे हम किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर और बेस को जज कर पाएंगे ना, हाउ कैन वी जज परपेंडिकुलर एंड बेस इन एनी राइट एंगल ट्रायंगल। चलिए देखिए, इसके बाद जो हम लोग क्लास 10 में देखे थे वो था ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज, है ना, जिसको हम लोग शॉर्ट वे में टी रेशियोज भी कहते हैं। तो उसको थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग, टी रेशियोज। तो इसके लिए हम लोग को पता है कि टोटल 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस हम लोग देखकर आए क्लास 10 में, sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा और बाकी जो इन्हीं के रेसिप्रोकल्स होते हैं cosec थीटा, sec थीटा और cot थीटा। तो चलिए हम देखते हैं sin थीटा, दूसरा cos थीटा और तीसरा tan थीटा। ठीक है, तो ये हमारे फंडामेंटल ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस हो गए और बाकी जो होते हैं वो इन्हीं से डिराइव होते हैं, वो उनके रेसिप्रोकल हो जाते हैं। तो वो याद रखना काफी इजी हो जाता है। अगला जैसे कि ये अगर चौथी की बात करें तो वो हो जाएगा cosec थीटा, पांचवा हो जाएगा हमारा sec थीटा और छठा हो जाएगा हमारा cot थीटा। तो देखिएगा यहाँ से sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा का जो रेशियो वाला जो फॉर्मूला था उसको फाइंड करने के लिए एक ट्रिक बताया गया था। ट्रिक था हमारा पंडित बद्री प्रसाद हरि बोल, ठीक है ना। तो यहाँ से ये पहला वाला ये देता था हमको sin की वैल्यू p/h, ये जो दूसरा वाला था ना ये देता था cos की वैल्यू cos थीटा बराबर v/h और ये p/b tan थीटा बराबर p/b। ये सारी चीजें आप देख कर आए क्लास 10 से बहुत इजीली। तो यहाँ पर हम sin थीटा इक्वल टू लिख ले रहे हैं p/h, cos थीटा b/h, tan थीटा p/b, ठीक है ना। बाकी इधर वाले जो था sin थीटा के सामने इसको रखा गया cosec थीटा जानबूझ कर रखा गया क्योंकि ये वाला ना इसका रेसिप्रोकल होता है, व्युत्क्रम होता है, रिवर्स आप इसको इनवर्स भी कह सकते हैं। तो यहाँ से p/h है तो इसको आप पलट दीजिए, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा h/p। cos का इनवर्स sec होता है ना रेसिप्रोकल, तो यहाँ पर अगर p/h है तो इसको पलट देंगे तो ये वाला रेसिप्रोकल हो जाएगा h/b और ये tan थीटा बराबर p/b हो जाएगा तो cot थीटा बराबर हो जाएगा p/b। तो उम्मीद है यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको पढ़कर भी आए। आगे और बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो टॉपिक हम लोग देखे थे क्लास 10 में वो था हमारा रेसिप्रोकल रिलेशंस, ठीक है ना। रेसिप्रोकल रिलेशंस क्या है? रेसिप्रोकल रिलेशंस तो यही है, कुछ नहीं, sin थीटा का रेसिप्रोकल cosec होता है और cosec थीटा का रेसिप्रोकल sin थीटा होता है, ठीक है ना। इनवर्स वाला देख सकते हैं p/h है तो यहाँ पर पलट करिए h की वैल्यू h/p हो गई, इसका मतलब है कि sin का रेसिप्रोकल cosec हो रहा है। तो इसको कैसे लिखेंगे यहाँ पर हम लोग, इसको इस तरीके से लिख लेंगे sin थीटा इज इक्वल टू 1/cosec थीटा, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल है, इसका इनवर्स। उसी तरीके से अगर सिमिलरली लिखा जाए cosec थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/sin थीटा, क्योंकि cosec का तो sin हो जाएगा ना रेसिप्रोकल इधर से, ठीक है। ये वाला को अगर इधर लाया जाए तो ये वाला इस इधर आने के बाद क्या होगा, इसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा sin थीटा इनटू cosec थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये आपका ये तीन कंडीशन यहां से बनते हैं और ये तीनों आपको ध्यान रखना है। क्लास 10 में ये सारी चीजें आप देख चुके हो बहुत अच्छे से। यहाँ से रिजल्ट भी आप देख रहे हैं, कोई दो ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस एक दूसरे के साथ रेसिप्रोकल रिलेशंस रखते हो, इनवर्स हो एक दूसरे का, sin cosec दोनों एक दूसरे का इनवर्स है या रेसिप्रोकल है, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन का वैल्यू क्या हो जाता है 1 हो जाता है। चलिए आइए देखिए। सिमिलरली जो अगला केस होगा हमारा इसके साथ बनेगा cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/sec थीटा और sec थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा। सिमिलरली आप यहाँ पे क्या कह सकते हैं, cos थीटा यहाँ पर डिवाइड में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा इनटू हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा cos थीटा इनटू sec थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहां से भी आप एक रिलेशन फाइंड कर लिए cos और sec में। आगे चलते हैं, यहां से हम लोग तीसरा जो इसका कंडीशन हो जाएगा वो हो जाएगा tan और cot के बीच का, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा देखिए यहां पर कर ले रहे हैं हम लोग tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा tan का रेसिप्रोकल cot ना p/p, तो यहां पर देख रहे हैं पलट p/p होने से मतलब ये वाला इसका रेसिप्रोकल है, तो tan थीटा इज इक्वल टू 1/cot थीटा और cot थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा, क्योंकि tan का रेसिप्रोकल cot है तो cot का रेसिप्रोकल tan है और ये वाला रिजल्ट अगर मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा हमारा tan थीटा इनटू cot थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहां से ये भी रिलेशन हमारा रेसिप्रोकल रिलेशन tan और cot के टर्म में ऐसे आता है, ठीक है। इसके बाद जो हम लोग को सीखना है वो है, यहां लोग आपको बता रहे हैं, अगला है कोसेंट रिलेशन, है ना। कोसेंट रिलेशन अगला जो टॉपिक होगा हमारा वो होगा कोसेंट रिलेशन। ये रेसिप्रोकल रिलेशन हो गया, ये टी रेशियोज हो गए, पहला दूसरा और ये तीसरा टॉपिक हमारा कोसेंट। बहुत इजी है, कुछ नहीं, ये भी आप देख चुके थे, वैल्यू ऑफ sin थीटा अपॉन cos थीटा, है ना, इसी को कोसेंट रिलेशन कहते हैं।
आपको सबको पता होगा टेन थीटा, है ना? कैसे होता था? साइन थीटा की वैल्यू b by h, cos थीटा की वैल्यू b by h, h कैंसिल, देयरफॉर, है ना, we get p by b and this will the formula of tan थीटा। तो यहां से हमारा एक रिलेशन आ गया, क्या आ गया? sin थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। ठीक है ना? अगर इसी को पलट दिया जाए, ये पहला हो गया। दूसरा जो इसका एक आता है और एक रिलेशन, इसी को पलट दिया जाए, cos थीटा अपॉन sin थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? आप देख सकते हैं कि इसी को पलट कर यहाँ पर रखा गया, इसका ये वाला रेसिप्रोकल है, तो यहाँ पर जो इसका रिजल्ट आएगा इसका रेसिप्रोकल आएगा, है ना? तो tan थीटा का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? cos थीटा। तो ये भी बात आपको समझ में आ गई होगी, ये दो होता है, ये जो दोनों कॉसेट रिलेशन कहलाता है। ठीक है हमारा? चलिए, तो ये बातें हुई एकदम छोटी छोटी बात है जो क्लास 10 में आप लोग देख कर आए हैं। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और प्रूफ करते हैं ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज को। वीडियो पॉज करके आप लोग स्क्रीनशॉट लेते चलिए। चलिए देखिए, अगले हेडिंग डालेंगे हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज। ये बहुत ही ज्यादा, मतलब ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है, जो कि हम लोग क्लास 10 में भी देखते थे कि इसका काफी ज्यादा यूज होता था, और यहाँ क्लास 11 में भी इसका बहुत ही ज्यादा यूज होगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। एकदम इजी लेवल से निकलेंगे हम लोग, और धीरे 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 हमको जहां पर पहुंचना है उस स्टैंडर्ड तक बहुत इजीली पहुंचेंगे। बस देखते चलिए ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज। जैसे कि आप लोग एक थ्योरम पढ़े ना, पाइथागोरस थ्योरम। अगर मान लो कोई समकोण त्रिभुज है, जैसे मान लो एक समकोण त्रिभुज है, यहाँ पे ड्रॉ कर ले रहे हैं, ये वाला A, ये वाला B और ये वाला C। तो ये सबसे लॉन्गेस्ट साइड H हो गई। अगर मान लो हम इस एंगल के लिए देख रहे हो, ठीक है ना, इस एंगल के लिए देख रहे हो, तो इस एंगल के सामने वाला, ये तो 90 डिग्री होगा, चलो ठीक है, और पहले तो इस एंगल के सामने वाला, इसकी ऑपोजिट साइड ये क्या बन जाएगी? परपेंडिकुलर। और इसका जो एडजेसेंट साइड होगा ये क्या बन जाएगा? बेस। तो परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज। यहां से ये वाली बात क्लियर हो गई। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है ना? पाइथागोरस थ्योरम स्टेट्स दैट, है ना, जो आपका स्क्वायर, जो आपका ये जो हाइपोटेन्यूज होता है, उसका जो स्क्वायर होता है वो रेस्ट टू साइड जो ट्रायंगल का होता है उसके स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। दैट मींस क्या होगा? यहां से हम जान सकते हैं इन ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, राइट एंगल ट्रायंगल ABC में हम लोग पाइथागोरस लगा सकते हैं ना। तो क्या हो जाएगा? यहां से देखो तो h स्क्वायर बराबर b का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर, है ना। जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होगा, है ना, वो रेस्ट टू साइड एक b है और एक p है हमारा, है ना, चाहे एक p है, जैसे भी ले सकते हैं। तो ये b का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर, ये तो आप जान रहे हैं बहुत अच्छे से। क्या करेंगे हम लोग? इसको एक इक्वेशन लेकर चलेंगे। मान लेंगे कि हमारा इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन लेके फर्स्ट के इधर शिफ्ट कर लेते हैं, h square is equal to b square plus p square. We consider this as equation 1. अब देखो यहां से क्या करेंगे, इसमें ना हम एक बार h स्क्वायर से कंप्लीट में डिवाइड कर देंगे। by dividing from h square, from h square in equation 1. इक्वेशन 1 में हम लोग h स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? देखो यहां से h स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर प्लस p स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर। यहां पे देखिए क्या हो जाएगा? h स्क्वायर कैंसिल आउट होगा, वैल्यू हो जाएगी 1। इसको कह सकते हैं जब दोनों पे अलग-अलग स्क्वायर है, इसको होल स्क्वायर तो दे ही सकते हैं ना हम लोग ऐसे, प्लस इस पे भी दोनों पे अलग-अलग स्क्वायर है, तो इसको भी कंप्लीट पे होल स्क्वायर दे सकते हैं। ठीक है, अब आप लोग जान रहे होंगे कि यहां से 1 b by h किसका फॉर्मूला होता है? पंडित बद्री प्रसाद हरिहरि बोल से अगर देखेंगे तो b by h हमारा हो जाता है कौन? cos थीटा, है ना। तो चलिए, तो यहां से हो जाएगा cos थीटा, और यहां पर स्क्वायर है तो यहां पर भी क्या हो जाएगा? स्क्वायर। और आपको पता है ना ट्रिगोनोमेट्री में स्क्वायर कहां पे लगता है? जस्ट ट्रिगोनोमेट्रिकली यहां पे, थीटा के पहले। p by h क्या होगा हमारा? sin थीटा। तो sin थीटा चलो ठीक है, पर इस पे क्या था? स्क्वायर था, तो इस पर हम यहां पे लगा लेंगे, तो sin स्क्वायर थीटा। तो यहां से आइडेंटिटी हमारे निकल कर आ गई sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये मेरी पहली ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी प्रूफ हो गई। अब फिर क्या करेंगे हम लोग? अगेन, है ना, x स्क्वायर से डिवाइड कर चुके थे, इस बार b स्क्वायर से करेंगे और उसके बाद फिर p स्क्वायर से करेंगे, तो तीनों आइडेंटिटी हमारे पास
मिल जाएगी। चलिए ये देखिए आंसर। नाउ बाय डिवाइडिंग from b square in इक्वेशन 1। इस बार हम लोग क्या करेंगे ना, b स्क्वायर से डिवाइड करेंगे किसको, इक्वेशन 1 को। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हमारा इक्वेशन 1 है, तो h स्क्वायर किससे डिवाइड करेंगे, b स्क्वायर से, फिर इधर है इक्वल टू फिर b स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। एकदम इजी है, कुछ नहीं है। देखिए यहां से क्योंकि दोनों पे अलग अलग स्क्वायर है तो इसको होल स्क्वायर तो लिख ही सकते हैं, h बाई बी का होल स्क्वायर, b स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, वैल्यू 1 प्लस इसको भी हम लोग p बाई बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। h बाई बी है ना, h बाई बी है तो क्या हो जाएगा, b बाई h cos थीटा होता है, तो h बाई बी sec थीटा हो जाएगा उसका रेसिप्रोकल। यहां से हो जाएगा sec थीटा, स्क्वायर था तो स्क्वायर लगा दिया, बराबर 1 प्लस p बाई बी क्या होता है tan थीटा, तो ये tan थीटा है और इस पर स्क्वायर है तो यहाँ पर ये स्क्वायर है। चलिए प्लस में इसको इधर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इधर आएगा तो बनेगा माइनस tan स्क्वायर थीटा और यहाँ पर 1 बचा था तो ये 1। तो ये जो हो गई ना हमारी ये दूसरी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हो गई, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। ये पहला हो गया, ये हो गया हमारा दूसरा। और ये जो है ये भी एक फॉर्मूला है, इसको एज अ फॉर्मूला काफी ज्यादा यूज किया जाता है मैथ्स में, तो इसको भी आप लोगों को ध्यान में रख लेना है। इसी से डिराइव हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, ये याद रहेगा तो ये वाला तो याद हो ही जाएगा। अगला जो है हमारा, इस बार क्या करेंगे, देखो h स्क्वायर से तो डिवाइड कर चुके हैं ना, b स्क्वायर से भी डिवाइड कर चुके हैं, एक कौन सा बचा हुआ है p स्क्वायर, तो इसको क्यों बच रहे, इससे भी डिवाइड करके देख लेते हैं। तो लिख लेंगे नाउ बाय डिवाइडिंग फ्रॉम p स्क्वायर इन इक्वेशन 1, ठीक है ना। इस बार हम लोग क्या कर रहे हैं, p स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं इक्वेशन 1 को, तो क्या बन जाएगा देखिए यहां से h स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर से डिवाइड करना है इज इक्वल टू b स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर। देखिए यहां से व्हिच इंप्लाइज अलग अलग स्क्वायर है तो कंप्लीट पे स्क्वायर लगा लेना हम लोग, h बाई p का होल स्क्वायर इज इक्वल टू b बाई p का होल स्क्वायर प्लस p स्क्वायर कैंसिल आउट, दैट विल बी 1। अब देखिए यहां से p बाई h का जस्ट उल्टा है, यहां पर दिख रहा है आपको, p बाई h मतलब sin थीटा का जस्ट रेसिप्रोकल है, तो sin थीटा का रेसिप्रोकल cosec थीटा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं cosec थीटा का स्क्वायर, दैट मींस cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू b बाई p, दैट मींस इनवर्स ऑफ tan थीटा, क्योंकि tan थीटा p बाई p होता है, तो यहां पर b बाई p है, तो उसका जो रेसिप्रोकल tan थीटा का रेसिप्रोकल cot थीटा, उस पर स्क्वायर लगा हुआ है तो हो जाएगा हमारा cot स्क्वायर थीटा प्लस 1। आगे देखिए तो यहां से cosec स्क्वायर थीटा ये प्लस cot स्क्वायर थीटा को इधर हम शिफ्ट करना चाह रहे हैं, तो ये प्लस cot स्क्वायर थीटा इधर जाएगा तो क्या बनेगा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और ये जो है ना ये हमारी तीसरी ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी आ गई, और ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसका काफी ज्यादा यूज हम लोग क्लास 10 में कर चुके हैं। और ये तो एक फार्मूला है, ये भी है ना, इस फार्मूले को भी ध्यान रखना है, इसी से डरा हुआ है। तो ये बात हो गई हमारी आइडेंटिटीज की, है ना। चलिए आगे और देखते हैं हम लोग थोड़ा सा हल्का सा, जिसको हम लोग क्लास 10 में नहीं देखे थे पर यहाँ क्लास 11 में देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। क्या होगा देखिए, तो यहाँ से हम लोगों ने तीन आइडेंटिटी प्रूव किया। पहला था sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, दूसरा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और तीसरी वाली जो आइडेंटिटी है वो है cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो देखिए यहाँ से क्या करें, चलिए तीनों आइडेंटिटी को यहाँ पर लिख लेना चाहते हैं। पहली जो आइडेंटिटीज आई वो आई, पहली आइडेंटिटी आई हमारी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। चलिए ठीक है, इसको एज इट इज याद रख लेना है, ठीक है। यहाँ से हम लोग और भी बहुत सारा फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं, sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, है ना, इधर ले गए cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो ये सारी चीजें आप इजीली कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। दूसरी वाली जो आइडेंटिटी है हमारी वो आई है हमारी sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये चलो यहाँ से तो ये कर ही सकते हैं कि sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, चाहे tan स्क्वायर थीटा को इधर लेके गए 1 इधर लेकर आए तो tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये तो खैर इधर उधर ट्रांसफर करके फार्मूला डिराइव करने की बात हो गई, वो हम लोग क्लास 10th में देख चुके हैं। पर यहाँ पर क्लास 11th में एक इससे रिजल्ट जो एक रिजल्ट निकल कर आएगा वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। वो क्या होगा देखिएगा,
अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये सेक स्क्वायर थीटा ये माइनस टेन स्क्वायर थीटा हो रहा है, तो क्या हम इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कह सकते हैं? क्या कह सकते हैं ना, ये ए स्क्वायर ये माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है ना। ए की जगह पे सेक थीटा हो रहा है और बी की जगह पे टेन थीटा हो रहा है, तो इसको हम कन्वर्ट कर लेना चाह रहे हैं। देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए प्लस बी टू ए माइनस बी में, ए की जगह पे सेक थीटा प्लस बी की जगह पे टेन थीटा, तो ये बन गया हमारा ए प्लस बी। ए माइनस बी, ए की जगह पे सेक थीटा और बी की जगह पे टेन थीटा, और ए प्लस बी हो चुका है, इस बार ए माइनस बी बनेगा यहाँ से, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, ठीक है। तो यहाँ से एक रिजल्ट आ रहा है हमारा, दैट इज सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ये वाला जो फॉर्मूला है इसको आप एज इट इज याद रख ले, और इसको याद रखने में कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सेक थीटा प्लस टेन थीटा है, यहाँ पर 1 बाई में आने के बाद यही सेम टर्म रहता है, बस प्लस वाला साइन लेटर माइनस हो जाता है। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, अदरवाइज आप इसको डिराइव भी कर सकते हैं। आप यहाँ से चाहे तो एक और रिजल्ट निकाल कर देख सकते हैं। अगर आप इसको रोक कर रख लेते हैं तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा विल बी 1 अपॉन ये वाला इधर आ जाएगा, इस बार सेक थीटा प्लस टेन थीटा। कहने का मतलब क्या है कि सेम टर्म आ रहा है उठकर, बस ये साइन उलट कर आ रहा है और 1 बटे में जा रहा है, ठीक है ना। सिमिलरली आप इसके लिए भी वही काम कर सकते हैं, किसके लिए? cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा के लिए भी आप यही चीज कह सकते हैं, इक्वल टू 1। ये हमारी तीसरी आइडेंटिटी थी, है ना। और यहां से भी आप क्या कह सकते हैं? इसको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, है ना, एंड इट विल बी a प्लस b इनटू a माइनस b। तो यहां से इसको हम लोग क्या कह लेंगे? ऐसे फिर से वही वाला cosec थीटा प्लस cot थीटा a प्लस b और a माइनस b cosec थीटा माइनस cot थीटा इज इक्वल टू कितना? 1, ठीक है। इस बार क्या कर लेंगे हम लोग? फिर से वही वाला काम कर लेंगे, cosec थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू, है ना, इस वाले टर्म को उधर लेकर चले जाएंगे, इनटू में तो डिवाइड में जाएगा, ऑब्वियस है ये। तो ये हो जाएगा हमारा cosec थीटा माइनस cot थीटा। सिमिलरली बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। तो ये हमारा एक रिजल्ट आता है जो कि थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है एलवन दिखाने के बाद। तो यहाँ से फिर देखिएगा cosec थीटा, अगर आप इसको रखना चाहते हैं इस तरफ तो आप इसको इस तरफ रखिएगा, तो ये वाला इधर चला जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 1 अपॉन साइन कट जाएगा, cosec थीटा यहाँ माइनस है तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस। ऐसे भी आप देख सकते हैं, इसको रोक कर रखें तो ये वाला तो उधर जाएगा ना, cosec थीटा प्लस cot थीटा। यहाँ से ये वाला जो फॉर्मूला डिराइव हुआ, ये भी आपके क्लास 11th में काफी ज्यादा यूज होना है, जब हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी वाला चैप्टर करेंगे तभी, ठीक है ना। तो इतनी चीजें आप लोग अच्छे से देख लीजिए, है ना। और यहाँ से तो जो फॉर्मूला डिराइव होगा प्लस एक टर्म को दरमियान करने के बाद, ये सारी चीजें आप जानते हैं। इसके अलावा आप एक बार चार्ट अपना क्लियर कर लीजिएगा, वो 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री का साइन कॉस टेन के लिए जो वैल्यू है, उसके बाद तो बाकी रेसिप्रोकल होता है, उसके लिए भी ट्रिक आपको बताया गया था। तो अगली वीडियो में हम लोग जब मिलेंगे लेक्चर 2 में, हम लोग एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन देखेंगे क्लास 11th का, मेजरमेंट ऑफ एंगल का, ठीक है ना। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, उम्मीद है आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी, इसको अच्छे से नोट कर ले। मिलते हैं अगले वीडियो में लेक्चर 2 के साथ।